साल 2007, 31 दिसंबर की सुबह। सोचिए, केरला के साउथ मालाबार ग्रामीण बैंक के कर्मचारी रोज की तरह काम पर आते हैं। देखते हैं कि बैंक के दरवाजे, ताले, सब कुछ एकदम सही सलामत हैं। लेकिन अंदर जाते ही उनके होश उड़ जाते हैं। बैंक का स्ट्रांग रूम पूरी तरह से खाली था। जानते हैं क्या गायब था? 80 किलो सोना और 25 लाख रुपए कैश। उस वक्त इसकी कीमत थी पूरे 8 करोड़ रुपए, जो आज के हिसाब से 110 करोड़ से भी कहीं ज्यादा बैठती है। ये डकैती भारत के इतिहास की सबसे बड़ी बैंक चोरियों में से एक बन गई। और यहीं से उठता है वो सवाल जिसने सबके होश उड़ा दिए। आखिर ये कैसे मुमकिन है? बिना कोई ताला तोड़े, बिना कोई खिड़की या दरवाज़ा तोड़े, कोई भला बैंक के सबसे महफूज हिस्से यानी स्ट्रांग रूम में घुस कैसे सकता है? तो चलिए इस कहानी को एकदम शुरुआत से समझते हैं। जब 31 दिसंबर की सुबह ये केस सामने आया तो पुलिस का भी सिर चकरा गया। उनके लिए ये एक नामुमकिन सी पहेली थी। जरा उस सीन के बारे में सोचिए। पुलिस क्राइम सीन पर पहुंचती है। बाहर से सब कुछ एकदम नॉर्मल, हर ताला अपनी जगह बंद, हर दरवाजा मजबूती से लगा हुआ। लेकिन अंदर का नजारा, पूरा स्ट्रांग रूम लूटा जा चुका था। मतलब कोई भूत प्रेत आकर तो चोरी करेगा नहीं, है ना? फिर पुलिस की नजर एक ऐसी चीज पर पड़ी जिसने सबको हैरान कर दिया। स्ट्रांग रूम के कंक्रीट के मोटे फर्श में एक बहुत बड़ा छेद था। चोर दरवाजे से नहीं बल्कि जमीन फाड़कर सीधे बैंक के दिल में पहुंचे थे। और ये छेद सीधा नीचे बने एक रेस्टोरेंट में खुलता था। तो आखिर ये दिमाग था किसका? इतना शातिर प्लान बनाया किसने? तो मिलिए इस कहानी के विलेन और मास्टरमाइंड से, जिसका नाम था जोसेफ। जोसेफ की सबसे बड़ी खासियत थी कि वो एक आदमी नहीं बल्कि कई जिंदगियां एक साथ जी रहा था। अपने गैंग के लिए वो क्रिमिनल मास्टरमाइंड जोसेफ था, अपनी पत्नी के लिए वो एक भोला भाला पति जैसन था, और बैंक के नीचे रेस्टोरेंट किराए पर लेने के लिए उसने अपना नाम रखा था बाबू। एक इंसान, 3 अलग अलग पहचाने। पर इतना कमाल का आइडिया उसे आया कहां से? आपको यकीन नहीं होगा, एक बॉलीवुड फिल्म से। जी हां, 2004 में आई धूम। उस फिल्म में चोर छत में छेद करके चोरी करते हैं। जोसेफ ने फिल्म देखी और सोचा, अगर वो छत से आ सकते हैं तो मैं फर्श से क्यों नहीं जा सकता? बस एक फिल्मी आइडिया अब हकीकत बनने की राह पर था। तो अब सवाल ये है कि इस फिल्मी प्लान को असलियत में कैसे बदला गया? ये कोई अचानक बनाया गया प्लान बिल्कुल नहीं था। इसके पीछे महीनों की बहुत ही गहरी और बारीक प्लानिंग थी। ये जो 5 स्टेप्स हैं, यही इस चोरी की जीनियस प्लानिंग की कहानी कहते हैं। सबसे पहले एक ऐसा बैंक ढूंढा गया जहां रात में कोई गार्ड न हो और जिसके ठीक नीचे की दुकान खाली हो। फिर उस रेस्टोरेंट को किराए पर ले लिया गया। बाहर एक बोर्ड टांग दिया, मरम्मत का काम चल रहा है, ताकि अंदर से आने वाली आवाजों पर किसी को शक न हो। और सबसे बड़ी चालाकी, ड्रिलिंग का काम पास के मंदिर के त्योहार के दौरान किया गया, ताकि ढोल और पटाखों के शोर में ड्रिल की आवाज पूरी तरह से खो जाए। और उनके औजार भी कुछ कम नहीं थे। फर्श काटने के लिए मार्बल और गैस कटर्स, फिंगरप्रिंट से बचने के लिए रबर के दस्ताने। अरे उन्होंने तो डायनामाइट भी इस्तेमाल करने की कोशिश की, पर वो चला नहीं। पूरी टीम में 4 लोग थे और भागने के लिए एक सिल्वर मारुति जेन कार भी तैयार खड़ी थी। तो चोर अपना काम करके निकल चुके थे और अब बारी थी पुलिस की। एसपी विजयन और उनकी टीम के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि उनके पास एक भी फिजिकल सबूत नहीं था। ये एक ऐसी लड़ाई थी जिसे पुराने तरीकों से जीतना नामुमकिन था। चोर जाते जाते पुलिस के लिए एक तोहफा भी छोड़ गए थे। रेस्टोरेंट की दीवार पर उन्होंने लिख दिया था, जय माओ। ये पुलिस को गुमराह करने की एक सोची समझी चाल थी, ताकि पुलिस ये सोचे कि ये नक्सलियों का काम है और असली चोरों को भागने के लिए कीमती वक्त मिल जाए। इस केस में कोई उंगलियों के निशान नहीं थे, कोई डीएनए नहीं था। इस केस को सुलझाने की जो चाबी थी वो छिपी थी एक फोन कॉल में, और यहीं से शुरू हुई भारत की सबसे बड़ी डिजिटल जासूसियों में से एक। ये पूरे 57 दिनों की लंबी दौड़ थी। पुलिस ने उस इलाके के मोबाइल टावर से 4.5 मिलियन यानी 45 लाख कॉल्स का डेटा खंगाला। ये सचमुच में समंदर में सुई ढूंढने जैसा था। हफ्तों की मेहनत के बाद लाखों कॉल्स को छानते छानते वो 63 संदिग्ध नंबरों तक पहुंचे, और उन्हीं में से एक नंबर वीटी जोसेफ के नाम पर था। और यहां पुलिस ने भी जबरदस्त जवाबी चाल चली। उन्होंने मीडिया में ये झूठी खबर फैला दी कि उन्हें नक्सलियों पर शक है। इससे हुआ ये कि जोसेफ और उसका गैंग बेफिक्र हो गया। उन्हें लगा कि पुलिस गलत रास्ते पर है, जबकि असल में पुलिस चुपचाप उनके डिजिटल कदमों को ट्रैक कर रही थी। चोर को उसी के खेल में मात दी जा रही थी।
तो इस चूहे बिल्ली के खेल का अंत कैसे हुआ? चलिए अब इस कहानी के आखिरी और सबसे दिलचस्प मोड़ पर चलते हैं। 57 दिनों की इस लंबी खोज के बाद 27 फरवरी 2008 को पुलिस ने आखिरकार अपना जाल बिछा दिया। जोसेफ अपनी पत्नी को डॉक्टर को दिखाने के लिए एक अस्पताल में आया था और बस वहीं पर उसे और उसके पूरे गैंग को रंगे हाथों धर दबोचा गया। कानून ने अपना काम किया। मास्टरमाइंड जोसेफ और उसके मुख्य साथी शिबू को 20 साल की सजा सुनाई गई। राधाकृष्णन को 17 साल और गैंग की महिला सदस्य कंकस्वरी को 5 साल की जेल हुई। सजा के बाद जोसेफ को वापस वियोर सेंट्रल जेल भेज दिया गया। और अब किस्मत का फेर देखिए। ये वही जेल थी जहां सालों पहले किसी और जुर्म की सजा काटते हुए उसने अपने दोस्त शिबू के साथ मिलकर इस परफेक्ट चोरी का सपना देखा था। कहानी जहां से शुरू हुई थी, घूमकर वापस वहीं आ गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सालों बाद जमानत पर बाहर आने के बाद जोसेफ फिर से पकड़ा गया। इस बार वो एक ज्वेलरी की दुकान लूटने की कोशिश कर रहा था। और ये हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या एक शातिर अपराधी दिमाग जो एक बार जुर्म के रास्ते पर चल पड़ता है, वो कभी सच में बदल सकता है, या फिर कुछ आदतें कभी नहीं जाती?